नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 124 नंबर पार्ट तक देख लिया था। एक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो होता है आपका स्टैटिक जीएस का होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिखते रहिए। जो भी प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से उसकी आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि देखिए बिना लिखे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों को आप लोग खास समझिए और अच्छे से लिखने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अ, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। इसके पीडीएफ आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 का टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चल रहे हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पेपर थर्ड का है। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 249 है, और ये शब्द सीमा छूट गई है। इसको 200 शब्द में करिएगा, ठीक है। 200 शब्द में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। 200 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं कि जैसे जो डायग्राम है, डेटा है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। इन सारी चीज़ों को समावेश करते हुए अच्छे से आप लोग इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न, अनाज वितरण प्रणाली का अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। तो अब देखिए, जो हमारे यहाँ, ठीक है, अनाज वितरण प्रणाली है उसको अधिक प्रभावी बनाने हैं तो कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए ये बताना है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, यह यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2019 का आया हुआ प्रश्न है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं तो वो आपके स्टेट लेवल पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें वही रहती हैं। जैसे इतना अप्लाइड पोर्शन नहीं पूछेगा भाई, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर तरीके के प्रश्नों को देखना होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिखिए। अब देखिए, अनाज वितरण प्रणाली की जब बात करी जाती है तो देखिए भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में, ठीक है। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी गई थी। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो अनाज की खरीद है और वितरण है, ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। इसका निर्देशन जो है केंद्र और राज्य दोनों के दोनों मिलकर करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं। जैसे केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार खरीद करती है, ठीक है। जो भारतीय खाद्य निगम के जो गोडाउन होते हैं उनके माध्यम से, और राज्यों पर फिर वितरण की जिम्मेदारी आती है कि राज्य क्या करते हैं, खाद्यान्नों का गठन भी करते हैं। उसके बाद वितरण इसका देखते हैं कि जैसे वितरण करना, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करना और उनको अनाज को देना, ठीक है। राशन कार्ड जारी करना, ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड जारी करना। तो यह जो अनाज वितरण प्रणाली है उससे संबंधित बातें थी। अब देखिए, इस जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये अनाज वितरण प्रणाली जो है उसके बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद देखिए, इस प्रणाली में जो अनाज वितरण प्रणाली है तो इसमें सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था 2013 में, तो इसमें ग्रामीण और शहरी आबादी में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और 50% जो है वो शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आबादी का कवर किया जाया गया है, ठीक है। इसके माध्यम से जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अनाज की जो आपूर्ति, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अनाज की आपूर्ति नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार को सुरक्षा भत्ता देना होगा, ठीक है।
जैसे राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र को सुरक्षा भत्ता देगी किस एवज में, कि भाई आपने अनाज की आपूर्ति नहीं करी है। और इसमें क्या है कि जैसे जो राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था करी गई है, कि जैसे अगर जो आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो इसमें अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उनका निवारण समय समय पर हो सके। इसमें इन्हीं के माध्यम से जैसे कॉल सेंटर है, हेल्पलाइन नंबर है, इनको जारी करके जो अनाज वितरण प्रणाली है उसको प्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है। आपको सरकार के द्वारा उठाए गए कदम ही बताने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी जा रही है उत्तर में उसी को आपको बताना है। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, इसमें सोशल ऑडिट की बात कही गई है, कि इसमें अलग चीज़ जोड़ी गई है कि इसमें सरकार के द्वारा जो अनाज वितरण प्रणाली है तो समय समय पर सोशल ऑडिट की जाएगी। सतर्कता समितियों की स्थापना करने की बात कही गई है कि किस तरीके से चीज़ें सही रूप में क्रियान्वित हों। और जिला शिकायत अधिकारी द्वारा, जैसे मान लीजिए जिला शिकायत अधिकारी द्वारा कुछ राहत का प्रावधान किया गया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसका अनुपालन नहीं होता, जो तो जनसेवक का जो अधिकारी है, ठीक है, जनसेवक का अधिकारी उस व्यक्ति पर, जो जिला शिकायत अधिकारी है, उस पर वो जुर्माना लगा सकेगा, ठीक है। तो ये भी प्रावधान किया गया है। और सबसे पहली बात यह है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को इसमें लागू किया गया, तो ये बहुत अच्छी है। डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था, तो इसको भी इसमें चीज़ों को लाया गया है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो माल ढुलाई होती है, जैसे खाद्यान्न का एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कभी रास्ते में अगर ख़राब हो जाता है या चोरी हो जाए, तो इन चीज़ों के लिए जीपीएस की निगरानी का भी प्रावधान किया गया है। इसमें अन्य चीज़ क्या है कि जैसे डिजिटलीकरण को का जो है प्रमुखता से प्रयोग किया गया है, कि हर चीज़ें ऑनलाइन करने का प्रयास किया गया है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी इसमें किया गया है कि अनाज को ख़राब होने से बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सरकार के द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम हैं, जो कि अनाज वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। निष्कर्ष में आप अपने शब्दों में चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना था, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। दो प्रश्न संख्या जो है 250 है, 250 है, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। कितने शब्दों में? 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? शासकीय गुप्त बात अधिनियम को बताइए तथा इस अधिनियम संबंधित जो मुद्दे हैं, ये चिंताएं हैं, उनको आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहली बात यही है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो है वो क्या है, कब लाया गया? तो ये देखिए भारत का जासूसी विरोधी अधिनियम है। इसको लाया गया था औपनिवेशिक काल में, 1923 में इसको लागू किया गया था। और ये काम क्या करता है, ये कौन से ऐसे कार्य करता है, तो इन चीज़ों पर भी बात करनी है। तो देखिए ये ऐसे सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है जो राज्य सरकार की सहायता शत्रु राष्ट्र की सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्थान या कोई ऐसे पर्टिकुलर समूह, ग्रुप जो है वो सहायता कर रहा है पाकिस्तान की। जैसे मान लीजिए इनमी राष्ट्र है हमारा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान या जो है पाकिस्तान को सूचनाएं प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर यह कानून लागू होता है। और यह किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है? जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और नागरिकों पर लागू होगा, तो दोनों पर यह एक्ट लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यह जो एक्ट है जासूसी, राजद्रोह, राष्ट्र की अखंडता के समक्ष खतरों से निपटने के लिए, जैसे भाई जो हमारी जासूसी हो रही है, नहीं हो रही, राजद्रोह अगर कोई कर रहा है और राष्ट्र की अखंडता के समक्ष अगर कोई खतरा आता है तो उससे निपटने के लिए एक प्रकार की रूपरेखा प्रदान करता है। अब जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम है, इस में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जासूसी करते पाया गया या शत्रु राष्ट्र से शत्रु राष्ट्र को सूचनाएं देता पाया गया, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को क्या है, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है, कारावास या जुर्माना या दोनों, ध्यान रखिएगा। तो यह प्रावधान इस
शासकीय गुप्त बात अधिनियम में किया गया है। अब देखिए, जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम है, अब इससे संबंधित मुद्दों को भी जान लेते हैं कि सबसे पहली बात यही है कि इसमें स्पष्टता का अभाव है। क्या है? स्पष्टता का अभाव है। अब आप ये बताइए कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कि भाई स्पष्ट रूप से आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये गुप्त बात है और किस आधार पर इन चीज़ों को आप डिवाइड करेंगे? ठीक है, कि भाई आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उसमें गोपनीयता की संस्कृति रखी जाएगी, ठीक है, और गोपनीयता की संस्कृति रखी जाएगी तो आप अन्य चीज़ों से मतलब आप सूचना का अधिकार है या अन्य जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनमें टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो एक स्पष्टता दिखाई पड़ती है, ठीक है, जो शासकीय बात अधिनियम जो है, ठीक है, जिसमें जासूसी को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो अब अगर कोई व्यक्ति जासूसी कर रहा है और नहीं कर रहा है, वो गोपनीय वो बोलेगा पर्टिकुलर व्यक्ति कि भाई हम गोपनीय रूप से काम करते हैं। अब गोपनीय रूप से आप क्या करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। अगला मुद्दा है कि भाई सूचना के अधिकार के अधिनियम से टकराव की स्थिति बनेगी कि भाई आरटीआई एक्ट में यही कहा गया है, अब जानकारी लेते हैं किन्हीं चीज़ों की, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि भाई शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो है वो चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि जासूसी को रोकता है, ठीक है, कि आप मान लीजिए यह कहता है कि भाई जासूसी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर बात सरकार की गोपनीय जो फाइलें हैं, पासवर्ड हैं, इन चीज़ों को सुरक्षित किया गया है। अब आप आरटीआई के माध्यम से उन चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, तो ये भी एक टकराव की स्थिति दिखती है। इसमें संदेश प्रदाता की भी असुरक्षा की बात कही जाती है। जैसे मान लीजिए कोई संदेश दे रहा है, ठीक है, हो सकता है वो पर्टिकुलर अच्छे कार्य के लिए दे रहा हो, अब उसका गलत तरीके से जो है अधिनियम है, अधिनियम का गलत तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ में प्रयोग हो सकता है, गलत तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है कि नहीं ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत है, इसको 10 साल 14 साल की कारावास होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में तो किसी को भी फंसाया जा सकता है। और एक संदेश प्रदाता की सुरक्षा की भी एक बात उठती है। लोगों के जानने के अधिकार नष्ट हो जाते हैं कि भाई ये भी चीज़ें इन पर भी कुठारापात हुआ है कि भाई जो आदमी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि भाई किसी भी चीज़ को जानने की अधिकार, ठीक है, तो ऐसे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्तियों के वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एक विरोधाभासी स्थिति को दर्शाता है। अगली चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पत्रकार है, पत्रकारिता करता है, अब पत्रकारिता में वह सूचनाओं को नहीं भी दे रहा है, अब सरकार को लगा कि भाई वो सूचनाएं प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से वो उस पर कार्रवाई कर सकता है, पत्रकारों का उत्पीड़न होने लगेगा, तो ऐसी भी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक संस्थान है, ये कोई एक संस्थान है, इसमें 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, 100 लोगों में से 98 लोग बेईमान हैं, ठीक है, खूब बेईमानी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी हो रही है। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं, 2 व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अब वो सोचते हैं कि चलो भाई ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इनकी चीज़ों को उजागर किया जाए, ठीक है, तो वो विसल ब्लोअर कहलाते हैं। या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, संस्थान का ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं व्यक्तियों समूहों का व्यक्ति हो सकता है उसको जानकारी मिली और कि फला फला संस्थान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो विसल ब्लोअर जो है कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी देता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, विसल ब्लोअर को अपराधी घोषित करना भी इस कानून के अंतर्गत बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, जो एक गुप्त शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो है, यह एक इससे संबंधित जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना था, अच्छे से आप लोग इस प्रश्न को लिखिए। इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को जो यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 का ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।